कैफ़े। मैं हूँ पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम फिर से बात करेंगे बिहार की सियासत की। दरअसल तेजस्वी यादव ने कल एक बयान दिया जिसके बाद से उसको लेकर के चर्चा हो रही है। पक्ष विपक्ष दोनों में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और सवालों के घेरे में विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग को भी कर रहा है, लेकिन सवाल तेजस्वी यादव की भाषा पर उठ रहे हैं। दरअसल एक खबर आई सूत्रों के द्वारा, चुनाव आयोग के सूत्रों के द्वारा, कि जो BLO दौरा कर रहे हैं बिहार में, जो इन्यूमरेशन फॉर्म है उसको कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने पाया कि तमाम जगहों पर जो बांग्लादेशी और बर्मीज़ जो लोग हैं उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, इस तरह की चीज़ें उन्होंने इकट्ठा कर ली हैं। तो ये खबर आई। अब इस पर जब तेजस्वी यादव साहब की प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने ये जवाब दिया कि चुनाव आयोग ऐसे सूत्रों के द्वारा क्यों बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सूत्र को मूत्र समझते हैं। तो इस भाषा पर आपत्ति हुई है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्या पब्लिक लाइफ में इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, क्या चुनाव आयोग, जैसा कि तेजस्वी ने सवाल खड़ा किया है कि चुनाव आयोग को सूत्रों के द्वारा नहीं सीधे आकर के बात करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले शादाब जी आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि वही दोनों सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, पहले त्वरित टिप्पणी में, कि क्या पब्लिक लाइफ में विपक्ष के नेता रहे, मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष नेता तो अभी है ही हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो 2 बार, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, तेजस्वी यादव जो कि नेता विपक्ष भी हैं बिहार विधानसभा में, उन्होंने बहुत ही हल्की भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, मैं देख रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें पत्रकार ने एक सवाल पूछा और उसने कहा कि सूत्रों के द्वारा उनको पता चला है, तो जो उन्होंने जवाब दिया वो भी आपने बताया। देखिए पत्रकारिता में सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए, पत्रकारों को सूत्रों से बहुत खबरें मिलती है। आपने अक्सर अखबार, टीवी में या आप अखबारों में या मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि जब पत्रकार खबर लिखता है तो वो लिखता है सूत्रों के मुताबिक। और कोर्ट ने भी इस मामले में पत्रकारों को एक लिबर्टी दी हुई है कि आप अपने सूत्र का नाम ना उजागर करें। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सूत्र शब्द है ये पत्रकारिता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर राजनेता अपना नाम कहते हैं कि आप मेरा नाम मत छापिए, बस खबर छाप दीजिए। तो अक्सर आप अखबारों में खबर देखते होंगे कि एक नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया, लेकिन वो खबर ऑथेंटिक होती है। तो पत्रकारिता में आप ये नहीं कह सकते हैं कि सूत्र के आधार पे हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं या सूत्र के आधार पर हम कोई स्टोरी फाइल नहीं कर सकते हैं, खबर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक पत्रकार का एक विशेषाधिकार है कि वो अपने सूत्र का खुलासा करे या ना खुलासा करे। लेकिन अब तेजस्वी यादव की भाषा की आप बात करें, बिल्कुल निश्चित तौर पर उनको थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। और जो उनका एतराज़ हो सकता है कि जो देखिए, तेजस्वी यादव, मुझे लगता है कि जो बात आपने कही कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम जो है उनके पास आधार है, ये किसने कहा? देखिए, ये एक राजनीतिक दल के नेता ने बयान दिया था। कुछ एक बिहार के एक राजनीतिक दल है, उसके नेता ने बयान दिया था। तो हो सकता है कि ये बयान पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का SIR की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है, वो प्रक्रिया ख़त्म नहीं हुई है। तो जब तक वो प्रक्रिया ख़त्म ना हो जाए, पूरी तरीके से वो डेटा सामने ना आ जाए कि कितने लोगों के पास पेपर्स हैं, कितने लोगों के पास नहीं हैं, उससे पहले ये बयानबाजी करना ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखाता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो तेजस्वी यादव ने कहा वो एक पत्रकारिता या पत्रकार की गरिमा के खिलाफ उन्होंने ये बात कही है और उनको ये कहने से बचना चाहिए था। ठीक है संजय सर, थोड़ी टिप्पणी का जो 2 मिनट पहला आपका है, वही सवाल मैं आपसे वही दोहराऊँगा कि बहुत साल से हैं, अब तो 2 बार के उप मुख्यमंत्री, विपक्ष नेता हैं, तो अब आप उनको नया तो नहीं मान सकते। ऐसी भाषा क्या उन्होंने डिलिबरेटली यूज़ की? और दूसरी बात, क्या चुनाव आयोग को सूत्रों के द्वारा इस तरह की खबर, जो वो सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को सूत्रों के द्वारा बात नहीं करनी चाहिए, तथ्य है तो सामने रखना चाहिए? देखिए, इसके 3-4 पहलू। पहला पहलू ये कि सूत्र या चुनाव आयोग की, पहले उसी पे बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश, म्यांमार के रोहिंग्या क्या इस देश में नहीं है? क्या उनके पास आधार कार्ड नहीं है? ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां ऑर्गेनाइज स्केल पे उनको घुसाया जाता है, उनको आधार कार्ड बनवाया जाता है, उनको वोटिंग राइट दिया जाता है, उनको राशन कार्ड दिया जाता है। ये तथ्य है। तो इसलिए सूत्र का हो या बिना सूत्र का हो, ये तो मतलब इस ड्राइव के बाद ये उजागर होना ही है। कहीं भी आप ऐसा एक्सरसाइज करेंगे तो वो निकलेगा ही, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि तेजस्वी यादव सूत्र को जो मूत्र बता रहे हैं, उनके गठबंधन में, चलिए उनकी बात, वो क्या, जिस समय अरविंद केजरीवाल यहाँ मुख्यमंत्री थे तो हर समय वो सूत्र के हवाले से बताते थे कि किसको जान से मार दिया जाएगा, कि कहाँ सत्ता पलट दी जाएगी, किसको जेल भेज दिया जाएगा। तो उस समय अगर उनको था, या अभी भी उलट के कह दें
कि वो जो कह रहे थे वो मूत्र के हवाले कह रहे थे, या राहुल गांधी संसद के भाषण में भी या बाहर भी कहते हैं कि मुझे एक बीजेपी के नेता मिले, वो ऐसे कह रहे थे, मुझे एक वो आरएसएस के व्यक्ति मिले, वो मुझे ऐसे कह रहे थे और फलाने कह रहे थे। सवाल चुनाव आयोग जैसी संस्था पे सर, आप क्यों मतलब परेशान हो जा रहे हैं? मैं तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ, आप मतलब परेशान हो जा रहे हैं राहुल गांधी और उनका नाम आते। तो वो जब कह रहे हैं तो उनको भी वो भी मूत्र के हवाले से कह रहे थे, मतलब या इस तरह की तमाम जो बाकी राजनेता कहते हैं। ये दो शीर्ष वाले उनके जो इंडिया अलायंस के जो सदस्य हैं वो हैं। बच गई बात तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव के पास क्या विजन है बिहार को लेकर के जाने का? वो कहते हैं कि हमें 20 महीने दे दो। 15 साल दिया और लालू जी का 5 साल, अगर उसका केंद्र का एक्सटेंशन मान लीजिए तो 20 साल का वो कहते थे। 20 साल का हमारा बिहार के लोगों के साथ वो है, मतलब जो भी है एक अग्रीमेंट है, उसको भोजपुरी या हिंदी शब्द में कहते थे कि साटा है 20 साल का। तो 20 साल तो वो रहे। क्या किया? बिहार को कहाँ लेकर के गए? अब ये 20 महीने मांगते हैं। 20 महीने तो सिर्फ होते नहीं हैं, या तो अगर वो जीत जाए तो उनको लग रहा है कि मतलब वो हो, तो वो एक तरह से ये शूटिंग द मैसेंजर जो है ना, कि आपने मैसेंजर को, सबसे आसान है किसी जर्नलिस्ट को वो कह देना, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब बंद करवा देंगे। ऐसा भी शायद उन्होंने कहा है कि अखबार जो है ये सब बेकार है, वो सब भी बंद हो जाना चाहिए, बाकी चीज़ भी है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है वो अपने कंस्टिट्यूएंसी को जिस तरह से भी एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस समय सोशल के माध्यम से चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को अगर ये बात कह रहे हैं तो ये तो और भी मुश्किल है, क्योंकि जब लालू जी थे तो उस समय टीएन सेशन का वो था, और लालू यादव आप देख लीजिएगा कहीं निकाल करके कि सीईसी उस समय टीएन सेशन के बारे में क्या क्या कह रहे थे। या बिहार में एक वो गए थे केजे राव इलेक्शन ऑब्जर्वर होकर के, जिनको बाकी लोग जय जय राव कह रहे थे और उनकी पार्टी के द्वारा क्या क्या कहा जा रहा था। तो ये मतलब आरजेडी की पुरानी परंपरा है, इसलिए उन्होंने कहा तो कोई बहुत विस्मय बोधक। चर्चा में बाद में आएंगे, थोड़ी टिप्पणी पे। विजय सर, अच्छा आप अभी नहीं बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ तो सवाल वही नहीं, मुझे लगा वो कॉफ़ी पीने के मूड में है अभी। तो पहला तो वही कि भाई तेजस्वी जी अब नौसिखिए नेता नहीं है। अब इस तरह के पब्लिक उसमें सूत्र को मूत्र बोलना, बार बार बोलना भी ठीक नहीं लग रहा है। दूसरा एक सवाल जो उठा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग के सूत्रों के द्वारा अपनी बात मीडिया में कहनी चाहिए? अगर है ठोस तो कुछ ले करके आए, ऐसे सूत्रों के द्वारा क्यों? उनका मतलब कहना है कि आप खबर प्लांट करवा रहे हो और ये किसी पार्टी विशेष के एजेंडे को सेट हो रहा है। आपकी टिप्पणी त्वरित वाली। अब अगर पार्टी विशेष के एजेंडे के जरिए हो रहा है तब तो तेजस्वी यादव का गुस्सा जायज़ है। और सूत्र और दूसरा शब्द जो इस्तेमाल हो रहा है, अगर उन दोनों की तुकबंदी करें तो ऐसी तुकबंदियां कई बार लोग करते हैं, वो गलत तुकबंदी है। लेकिन आवेश में ऐसी तुकबंदी लोग करते हैं, आप निष्ठा से विष्ठा का तुक बिढ़ा देते हैं। कई जगह कवि ऐसी तुकबंदी कर देते हैं, वो कवि तो नहीं है लेकिन कल आंसू कवि ज़रूर बन गए थे। तेजस्वी यादव जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे के दो चीज़ों को समझिए। पहली बात कि तेजस्वी यादव कोई बहुत शालीन नेता नहीं है, ये तो एक पक्ष हो गया। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो भी व्यक्ति विपक्ष में होता है उसको मीडिया हमेशा गंदा दिखता है। जैसे ही वो सत्ता में आता है, पता नहीं क्या ऐसा है कि वही मीडिया उसे अच्छा दिखने लगता है। कम से कम वहाँ का स्थानीय मीडिया तो अच्छा दिखने ही लगता है। मीडिया सूत्रों पर सबने सवाल उठाया है, किसी ने शालीन भाषा में उठाया है, किसी ने तेजस्वी यादव, कहीं कोई तेजस्वी यादव हो जाता है। प्रधानमंत्री ने भी सूत्र पर सवाल उठाया था, आपको याद होगा कि ये सूत्र से क्या होता है। एक फिल्म आई थी मुन्ना, कौन थी, संजय दत्त पर संजू, उसमें भी सूत्र और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की ऐसी की तैसी की गई थी। ये बताता है कि सूत्र को लेकर के जो व्यक्ति जिस पर सवाल उठते हैं वो दुखी होता है और कुपित होकर के उसकी भाषा अमर्यादित हो सकती है, हो जाती है। लेकिन जिसके लिए सुविधा होती है वो ऐसा नहीं। सवाल तेजस्वी पे नहीं उठा था,
आप कह रहे हैं कि जब सवाल किसी पे उठता है तो वो गुस्सा नहीं, हो नहीं, जाता है। मैं ये सवाल कर- सूत्र का तेजस्वी पे नहीं उठा था, नहीं। सवाल तो कहीं और का था। तेजस्वी से तो पूछा तेजस्वी कि- इसको अपना क्यों मान रहे हैं कि उनके अब बारे ये में तो सवाल तेजस्वी बताएंगे, ये हम नहीं बता सकते हैं। मेरा सर बस इतना कहना है कि सूत्र को लेकर के, सूत्र इसमें सबसे ज़्यादा, बाकी जो कुछ कहा गया वो उसका साइड इफ़ेक्ट है, और सूत्र पर मूलतः ये है कि जिसको सुविधा होती है वो सूत्र को सही मानता है, उसके लिए सूत्र बड़ा प्यारा है, और जो जिसको चुभती है वो अपने अपने सूत्र जिसके तरीके से एजेंडे को सेट करे वो प्यारा है। सूत्र इसमें तेजस्वी को क्यों चुभ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। माने कि इसमें तेजस्वी को चुभने जैसी क्या बात हो गई कि इसमें बांग्लादेशी हैं सुमित सर या से ये रोहिंग्या सवाल हैं? रहेगा मुझे मेरा। सुमित सर, तेजस्वी को सूत्र क्यों चुभ रहा है? अगर सूत्रों के हवाले ये खबर आ रही है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन्होंने वोटर आईडी बनवा लिया, आधार बनवा लिया, तो उनको क्यों चुभ रहा है? ये संजय सर का सवाल। नहीं, मैं आपके सवाल, संजय सर का एंकर थोड़ी है, आज आप एंकर है, आप उनकी मैं पीठ उसी पे- सवाल को दोहरा रहा उनकी हूं। पीठ पे रख के बंदूक के चला रहे हैं। कल से आप उनको यहाँ बिठा के उनको जवाब देना शुरू कर दूंगा मैं। नहीं, या चलिए बड़ा वो- अच्छा है, सेब खेल चलिए, लेते हैं। उन्होंने सवाल उठाया, नहीं, वो मैं- मैं आपका आपसे सवाल पूछ- पूछिए आप। ठीक है, मैं वही सवाल दोहरा रहा हूँ। आपका सवाल है ये। अच्छा मुझे बताइए, इस देश में कितने राज्य हैं? आपसे सवाल है मेरा पलट के, 28 + 8 जो है है ना? मतलब बिहार अकेला राज्य तो है नहीं, हाँ, तो घुसपैठिए सिर्फ बिहार में है। घुसपैठिए कथित तौर पर बांग्लादेशी, म्यांमारी, नेपाली, यहाँ के वहाँ के कहाँ हैं? पूरे देश में फैले हुए हैं ना, जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक हर जगह से खबर आती रहती है। जिन जगहों पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है उन जगहों पर ज़्यादा आता है कि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या शब्द मिल गया है म्यांमार के लिए, ये ज़्यादा हैं। तो चुनाव आयोग ये एक्सरसाइज जिसका नाम SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये बिहार के चुनाव के पहले सिर्फ बिहार में क्यों करा रहा है? ये देश भर में एक्सरसाइज एक साथ क्यों नहीं लॉन्च की गई? अब जब चुनाव आयोग ने कहा सूत्रों के हवाले से कि अब ये एक्सरसाइज फिर पूरे देश में होगी जो बिहार में चल रही है, तो चुनाव आयोग से मेरा सवाल है कि ये एक्सरसाइज आपने एक साथ एक ही वक्त में क्यों नहीं पूरे देश में करा ली? जब जनगणना का काम शुरू हो गया है देश के अंदर, तो आप ये काम भी करा लीजिए। आपका ये कहना है कि बिहार के चुनाव के पहले कोई मतदाता गलत वोट ना डाल दे और कोई असली मतदाता छूट ना जाए, इसलिए आप ये करा रहे हैं। तो आपने 24 का चुनाव क्यों कराया था बिहार में? जब 24 का चुनाव देश भर लोकसभा का चल रहा था, तब आप करा लेते एक्सरसाइज SIR वाली। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन पे इसलिए भी सवाल खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में कहा कि आप आधार कार्ड को, राशन कार्ड को भी इसका वैलिड डॉक्यूमेंट मानिए, और कहा कि अभी तो हम सुझाव दे रहे हैं आपको, हम आपसे अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स और शामिल कर लीजिए। उस हियरिंग के 1 हफ्ता होने आ गया, अब तक ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा है कि वो तीनों डॉक्यूमेंट हम मानेंगे। तो एक स्वायत्त संस्था दूसरी स्वायत्त संस्था से पहली बार में अपील ही करती है, ये ना लगे कि हम आपके काम में दखल दे रहे हैं। अगली बार जब हियरिंग पे चीज़ें आएंगी और जब तमाम चीज़ें रखी जाएंगी, तब इलेक्शन कमीशन को क्या यही राहत देगा सुप्रीम कोर्ट, जो बेंच सुनवाई कर रही है? एफिडेविट उनको 1 हफ्ते के अंदर देना था। 21 तारीख तक एफिडेविट देना है उनको अपने जवाब का, और 28 को अगली हियरिंग है। है ना, ये फैक्ट है। ठीक, 1 हफ्ते का, और 25 तारीख को एक प्रोसेस पूरा हो जाएगा SIR वाला। और अभी मैं ट्वीट देख रहा था, ज्ञानेश कुमार जी की बिहाफ पे ट्वीट है ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन के हैंडल पे कि 80% लोगों तक हमने फॉर्म ले लिए हैं और जमा कर दिए हैं, जबकि अभी इतने दिन बाकी हैं इस एक्सरसाइज को पूरा होने में। तीसरी चीज़, जब इस SIR पे कंट्रोवर्सी शुरू हुई और जब विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाना शुरू किया, तो बिहार के अखबारों में, बिहार से छपने वाले अखबारों में एक विज्ञापन छपा वहाँ के चुनाव अधिकारी के बिहाफ पर कि ये इन सूची में जो 11 दस्तावेज़ मांगे गए थे वो ऐसी बात नहीं है। ये विज्ञापन छपा, जिसको लेके ADR ने सबसे पहले उस बात को पकड़ा, और ADR सुप्रीम कोर्ट गया, PIL लगाई कि भाई ये गलत बयानी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया जगदीप शोकर साहब का, जो कि ADR के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड इस बात को। मैंने उनसे पूछा कि ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ गया है कि ये डॉक्यूमेंट में नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है। तो बोले कहाँ है, मुझे दिखाइए नोटिफिकेशन। आप मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी उनके उस पर जाके कोई एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, प्रेस रिलीज दिखा दीजिए, नोटिफिकेशन छोड़ दीजिए। कहीं नहीं था, ना दिल्ली ऑफिशियली जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है ना उसके उस पेज पे था, ना बिहार के पेज पे था। पर बिहार के अखबारों में विज्ञापन छपा
बिहार से छपने वाले जितने हिंदी के अखबार हैं सब में ये विज्ञापन छपा। तो मिसलीड कहीं ना कहीं करने का काम हुआ, ये इल्ज़ाम लगा। ये जगदीप छोकर साहब के बिहाफ पर मैं बोल रहा हूँ। और चौथी चीज़ जिसको लेकर कल तेजस्वी यादव ने सूत्र वाली बात बोली, वो भी तो खबर छपी थी, वो इलेक्शन की भाई नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार के लोगों के कार्ड बन गए हैं, वो कहाँ किसी प्रेस रिलीज में आया है? वो कहाँ किसी इलेक्शन कमीशन के ट्वीट पे आया है, फेसबुक पोस्ट पे आया है? नहीं आया है, नहीं आया है। तो जब नहीं इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर अगर ऐसी चीज़ें छप रही हैं तो इलेक्शन कमीशन को डिनाई करना चाहिए ना। सबसे पहले उनको आगे आना चाहिए कि हमारे बिहाफ पे जो, मान लीजिए मैं इलेक्शन कमीशन को बोल दूं कि करप्ट अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, तो तुरंत मुझे मुकदमा कर देंगे। तो इलेक्शन कमीशन पे जब आरोप लगेगा तो सफाई देंगे ना। तो जब इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे खबरें छपी अखबारों में तो इलेक्शन कमीशन को आगे मना करना चाहिए था कि गलत खबर छप रही है, या ये कहना चाहिए बिहार था में जो ये सुनिए मेरी बात, मेरी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा थॉट प्रोसेस टूट जाएगा। या इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए था कि सीमांचल के इन 4 जिलों में हमको इतने नेपाली मिले, हम डेटा दे देते हैं आपको कि 20% नेपाली मिले, 40% पाकिस्तानी मिले, इतने अफगानी मिले, इतने म्यांमारी मिले, इतने नेपाली मिले। आप उसको ऑथेंटिकेट कर देते खबर को कि इतना डेटा आपके पास, तो डेटा आ गया ना, आप तो आप खुद ही कर रहे हैं। परसों तक 70% था, आज आप 80% बोल रहे हैं 2 दिन के अंदर। तो जब आपके पास डेटा आता जा रहा है तो पब्लिक करते जाइए, कितने हमने फर्जी कार्ड पकड़ लिए हैं, इतने हमने फर्जी मतदाता पकड़ लिए हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर आपके बिहाफ पे कोई गलत खबर छाप रहा है तो उस अखबार को आप अपना रिबटल दीजिए। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव गुस्सा कर रहे हैं और तो गुस्से में अगर वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो जो बात शादाब ने कही शुरू में, उससे मैं 100% सहमत हूँ कि भाई सूत्रों के बिहाफ पर हम लोग रिपोर्टिंग करते आए हैं, जीवन भर करते आए और आगे भी करते रहेंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत सूत्र ही होते हैं। तो अगर आप इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर तेजस्वी यादव का गुस्सा जायज़ था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तेजस्वी ने फ्रस्ट्रेशन में, खुंदक में जो बातें बोली और जिसलिए बोली गई, उसकी जड़ में जाइए ना कि क्यों उन्होंने उस जुमले का इस्तेमाल किया जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं। वो जुमला गलत था, नहीं बोलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो डिप्टी सीएम रहा हो, जो विपक्ष का नेता हो, जो सीएम बनने की रेस में खड़ा हो। सरासर गलत बात है। और ऐसी कितनी खबरें होती हैं, आप मानेंगे नहीं, हम सब यहाँ रिपोर्टिंग के लोग हैं, हम बिल्कुल ठीक है शादाब ने, नेता खबर देते हैं बुला बुला के, नेता खबर देते हो, कहते नाम मत छापना, और अपने ही साथी के खिलाफ खबर देते हैं, अपने ही साथी विभाग के डिपार्टमेंट के खिलाफ खबर देते हैं कि ये उसके विभाग में चल रहा है, मेरा नाम मत छापना। तो ये होता है और हम सब उसको खबर लिखते हैं क्योंकि वो ऑथेंटिक मुंह से आती है, उसके पीछे की एक ज़मीन होती है, हम लोगों ने उस पर खोदा, उस पर काम किया होता है, तो हमको लगता है ठीक वो खबर दे रहा है तो हम छापते हैं उसको। तो अगर आप सूत्र को डिनाई करेंगे तो तेजस्वी यादव कहीं के नहीं बचेंगे, क्योंकि ऐसी तमाम खबरें उनके लोग भी प्लांट करते होंगे, उनके समर्थित चैनलों में, उनके समर्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उनके समर्थित अखबारों में। उसका क्या करेंगे? क्या उनके लिए वो भी वही होगा जिसका जुमले का इस्तेमाल किया उन्होंने? तो तेजस्वी की बात को मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने जो कहा बिल्कुल गलत कहा, मैं डिस्क्लेमर के साथ क्लियर कर दूँ इस बात को, वो जुमला बहुत गलत था, आपत्तिजनक था, उनको नहीं कहना चाहिए था। पर उन्होंने जो बात कही उसकी जड़ में जाइए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। शादाब जी, मैं सवाल सुमित सर की चर्चा से ही निकल के आ रहा है कि चुनाव आते हैं तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया, ये मुद्दा बहुत तेज़ी से उभर के आता है, खासकर चुनाव के दौरान, तो और भी चुनाव के आसपास। दिल्ली में भी आपने देखा लगातार ये खबरें आईं, बंगाल के चुनाव से भी पहले ये सब खबरें आती थीं। फिर बिहार चुनाव आया, फिर वही घुसपैठिया, बांग्लादेशी। क्या इसका, अगर ये समस्या है, केंद्र सरकार इसको मानती है, तो इसको लेके कोई स्थायी इसका पहल होनी चाहिए, सिर्फ चुनावी चर्चा बन के रह जाएगा ये मामला? देखिए, आपने जो सवाल किया, देखिए ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि देखिए हर चुनाव से पहले ये मुद्दा उठता है, फिर 5 साल ये वो बांग्लादेशी, रोहिंग्या या जो भी बाहर के लोग हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं, फिर चुनाव के वक्त ये एक पार्टी इसको उठाती है कि भाई यहाँ इतने मतदाता हैं। और मैं देखता हूँ कि उसमें अलग अलग बयान सामने आते हैं, कोई कहता है 2 करोड़, कोई कहता है 5 करोड़, कोई कहता है 1 करोड़, जिसकी जो मर्जी आती है वो बोल देता है। लेकिन देखिए ये एक बड़ा, मैं कहता हूँ, गंभीर मसला है। अगर सचमुच कोई विदेशी नागरिक यहाँ अवैध तरीके से रह रहा है, घुसपैठ करके आया है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको आइडेंटिफाई करे, फिर उसको डिपोर्ट करे जिस देश से वो आया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, और ख़ास तौर पे किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को या किसी वर्ग
वर्ग को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसकी गंभीरता से जो जांच होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, पूरे देश में आप जांच करा लीजिए। जैसे आज आप अलग अलग स्टेट को पकड़ लीजिए, जैसे कहते हैं कि असम है, आप जो बंगाल है, दिल्ली है, जो सीमा से लगते हुए राज्य हैं, वहाँ पे अक्सर ये चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन चुनाव के बाद ये गायब हो जाता है। तो इसमें देखिए जो सीरियसनेस की ज़रूरत है, जब चूँकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, लेकिन ये राजनीतिक मसला कैसे बन जा रहा है, वही मसला अभी हो रहा है। देखिए ये अभी जो इलेक्शन कमीशन का जो वहाँ पे ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, देखिए जो BLOs जिस तरीके से वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, तमाम उसमें खामियां भी लोगों ने गिनाई हैं, आम लोग ही कह रहे हैं। देखिए अभी वहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम वहाँ 2 फॉर्म देंगे, एक रिसीविंग करेंगे, एक आपके पास रहेगा, एक पब्लिक के पास रहेगा। कोई रिसीविंग फॉर्म बहुत से लोगों ने कहा कि उनको नहीं मिला है। तो देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये तो अब इस पे तो बहुत सवाल उठे हैं। दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाई जब तक ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन जेन्युइन लोग हैं, कौन जेन्युइन लोग नहीं हैं। इसको और ख़ास बात ये है कि मैं देख रहा था कि उसमें कुछ राज्य BJP के नेता हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अब उनके पास क्या इनपुट है, कहाँ से इनपुट आया, वो इनपुट है तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को क्या दिया है, या पुलिस भेज के अरेस्ट क्यों नहीं कराया। भाई सरकार भी तो आपकी ही चल रही है। अगर भाजपा के किसी नेता ने ये मुद्दा उठाया है, 2-3 नेताओं ने, तो वो उनको अरेस्ट कराएं जाके। आप सिर्फ मीडिया में आप ये बात छोड़ के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो मेरा, अगर मैं एक उसको सेंटेंस में कहूँ तो ये है कि इतने बड़े गंभीर मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बना के जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म कर दी गई है, और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, और फिर वो बयान दफन हो जाते हैं। फिर जब अगला चुनाव आता है तो फिर वो मुद्दा उठता है और फिर बंद हो जाता है। संजय सर, वही सवाल मैं आपसे दोहराऊंगा जो शादाब जी से पूछा था। मैं बगैर पूछे ही जवाब दे देता हूँ, क्योंकि फिर सवाल रिपीट करेंगे उसका फ़ायदा नहीं। मुझे ये बताइए कि क्या देश के बाकी हिस्सों में बांग्लादेशी रोहिंग्या को आइडेंटिफाई किया जा रहा है या नहीं, या उनका डिपोर्टेशन शुरू हुआ है या नहीं? जवाब है हाँ। क्या पूरी संख्या में हो गया है? जवाब है नहीं। लेकिन वो प्रोसेस चल रहा है। पर्टिकुलरली वो और भी मसला गंभीर हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अभी मैं एक देख रहा था, एक जो काफ़ी प्रमुख डिजिटल वेबसाइट है, उस पे एक जो एंकर कर रही हैं, वो दुनिया भर में उनकी प्रसिद्धि उन्होंने अपने अलग तरह की प्राप्त की हुई है। वो और TMC की सांसद मिलकर के बात कर रहे हैं कि कितना इनह्यूमन तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को डिपोर्ट किया जा रहा है। वो अपना काफ़ी दर्द उस पर जता रही हैं। ज़रा आप गूगल करिए तो आपको पता चलेगा कि आप जो कह रहे हैं कि केवल राजनीतिक मसला है। न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिया इज़ एक्यूज्ड ऑफ इनह्यूमन डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज़। Refugee International, India must halt forced deportation of blah blah whatever genocide survivors. India must grant refugee status. आपके ये क्या नाम है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी उसमें कूद पड़ा है कि अनलॉफुल ये डिपोर्टेशन है। तो ये वाली बात हम कह के नहीं निकल सकते हैं कि बाकी ये केवल चुनावी मुद्दा है या पॉलिटिकल इशू। मैं एक चीज़ बोल दूं, देखिए पॉलिटिकल इशू है। देखिए रोहिंग्या के नंबर बहुत कम है, जो मेजर नंबर्स की चिंता है वो बांग्लादेशी का भी हो रहा है। रोहिंग्या वाले ठीक है, कवरेज है, बांग्लादेशी का भी हो रहा है। बांग्लादेशी और कोई भी इशू, आप बोलिएगा, मैं केवल एक लाइन बोलता हूँ फिर आप बोलिएगा, और अच्छा है कि इस पे भी जरा वो बातचीत हो ही जाए। कोई भी इशू अगर गंभीर इशू है तो पॉलिटिकल इशू क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को ही डिसाइड करना है। और ऐसा क्यों होता है कि कभी भी घुसपैठी और रोहिंग्या या बांग्लादेशी या किसी और तरह के घुसपैठ की बात जब होती है तो मतलब एक पक्ष वो कह रहे थे, मैं खुल के कह रहा हूँ कि बीजेपी उसके समर्थन में खड़ी होती है, लेकिन बाकी सबके पेट में इतना दर्द क्यों होने लगता है घुसपैठ या किसी और का आइडेंटिफिकेशन या डिपोर्टेशन के नाम पे? बांग्लादेशी या जो रोहिंग्या है इनका बिल्कुल डिपोर्टेशन होना चाहिए, इनके खिलाफ पूरी कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एक सवाल ये उठाया कि ये जो नंबर्स आते हैं 2 करोड़ 5 करोड़ ये कहाँ से आते हैं? देखिए ये जो आपने कहा कि हो रहा है ये ठीक है, कुछ हज़ार लोगों का, 2-4 हज़ार 10,000 लोगों का हुआ, लेकिन ये जो लोग राजनीतिक लाभ के लिए जो बोलते हैं कि 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं, 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, तो वो प्रूफ क्यों नहीं आज तक हो पाया? और अगर हैं तो सरकार उनको बाहर करे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 2-3 दफ़े तो संसद में सरकार के बयान है अनुमानित, उसके आधार पर अनुमानित संख्या है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सवाल है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन जब ये एक्सरसाइज होगा तो आई एम श्योर उसके बाद बोलेगा।
कि इस एक्सरसाइज से क्या निकला, कितने वैध पाए गए, कितने अवैध पाए गए, आई एम श्योर उसके बाद बोलेगा। बीच में उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि जर्नलिस्टिक एक्सरसाइज का पार्ट होता है, दो चीज़ होता है, एक बार कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन लीक की जाती है, दूसरा है कि एक एंटरप्राइज होता है, जर्नलिस्टिक एंटरप्राइज। इस केस में क्या, मुझे वो पता नहीं, ओरिजिनल खबर जो छपी थी वो किसी एजेंसी के माध्यम से छपी थी जिसको कि बाकी लोगों ने लिया, या मतलब हर लोगों ने अपना अपना करके चलाया है। मैंने वो ओरिजिनल खबर नहीं देखी। उस एंटरप्राइज का पार्ट होता है। अब सूत्र दो तरह के होते हैं जब लोग सूत्र को रेफर करते हैं। एक सूत्र मैंने आपको बताया, जो दो राजनेता जिनका मैंने पहले नाम लिया था, वो लोग बार बार हवाला देते हैं। ये कभी कभी फर्जिफिकेशन का भी, आपने इमेजिनरी कोई चीज़ करनी है तो आपने एक सूत्र को कह दिया, एक ऑब्जर्वर को कह दिया, किसी और को कह दिया। और कुछ जो होते हैं सूत्र सही में होते हैं, जो कई बार खबरें आपको, चूँकि आप एक बार किसी का नाम लेंगे उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ होती है, तो उस समय में वो ऑफिशियली नहीं कह सकता है या उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं दिया जा सकता है, तो इसलिए तब तक सूत्र होता है। तो इसके दो तीन पहलू हैं। विजय सर, ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब घुसपैठिया, ये सब मुद्दा उठा करके क्या ध्रुवीकरण की कोशिश पूरी है? इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है और उसके लिए चुनाव आयोग का पीछे दरवाजे से इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे आरोप विपक्ष लगा रहा है। इस देश में अभी जो स्थिति है, खासकर अगर बिहार की ही बात करें, बिहार के सामने दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की तरफ से दो काल्पनिक दुश्मन हैं। दुश्मन कहिए या फिर जिनके आधार पर एक पॉइंट है, जिनके आधार पर राजनीति होती है। जो सत्ता में बैठे हैं वहाँ पे और जिनके साथ सरकार चल रही है, उनको लगता है मुसलमानों को लेकर के, और मुसलमानों के मन में भी उनको लेकर अप्रहेंशंस हैं, आशंकाएं हैं। जो विपक्ष में बैठे हैं उनको लगता है कि जो 14-15% अगड़ी जातियां हैं उनको लेकर यही समस्याओं के जड़ हैं, बाकी सारा समाज समरस समाज है। एक हिंदू समाज जोड़ रहा है 15% को निशाना बनाकर, एक अपना एक सर्व समाज, बहुजन समाज बना रहा है 15% को निशाना बनाकर। तो रोहिंग्या और ये सारी चीज़ें, ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि जब चुनाव आ रहा है और तब ये चीज़ हो रही है, तो ये पाखंड के सिवा कुछ नहीं है। ये काम आप कर सकते थे, आपकी सरकार थी, और सरकार को छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग चूँकि स्वायत्त शासित संस्था है तो हम चुनाव आयोग की बात करेंगे। चुनाव आयोग को ये काम पहले से देखना था और पूरे देश में देखना। ये कैसे होता है कि जब चुनाव होता है तब ये बात आती है? अभी आप असम में या पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है, जैसे ही बिहार का चुनाव बीतेगा उन दोनों राज्यों में भी चुनाव की घंटी बजेगी, बजेगी ना। तो फिर क्या वहाँ पर फिर देखिएगा कि इस तरह की चीज़ें उठेंगी। तो सिर्फ अगर चुनाव के समय ये चीज़ें उठती हैं तो एक शंका, एक रहस्य पैदा होती है, और इसीलिए इस तरह के सवाल उठते हैं। और इसीलिए सूत्र वाली बातें जो है अपनी अपनी सुविधा के लिए उठा दी जाती हैं। मुझे सूत्र पे एक बात कहनी थी कि सूत्र के बारे में बात कर रहे थे तो एक मुझे किस्सा याद आया। किस्सा क्या, घटना है हमारे साथ। मैं कांग्रेस कवर करता था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक अखबार में। तो उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, मोतीलाल वोरा, मध्य प्रदेश के थे, तो इसलिए उनके पास आना जाना था। तो मेरे तो वही सबसे बड़े सूत्र थे। तो उनका बड़ा अच्छा अंदाज था। जब भी कभी उनसे कोई खबर पूछनी होती थी तो मैं जाके बोलता था कि दादा, ये शिवराज पाटिल उपनेता बन रहे हैं क्या? अगर वो ये बोल दिए नहीं नहीं क्या बात, तुम भी फालतू खबर लेके आ जाते हो, तो इसका मतलब नहीं बन रहा है। अगर बनना हो तो बोलते थे, ऐसे चश्मा ऐसे दिखते थे ना, तो बोलते थे ऐसा है क्या? तो मैं समझ जाता था कि उनकी तरफ से है कि तुम चाहो तो सूत्र के हवाले से चला सकते हो। तो अब सबके अपने अलग अलग, सभी लोगों ने रिपोर्टिंग की है अपने अपने समय में, तो सबके अलग अलग सूत्र होंगे। मेरा तो ये कांग्रेस ही मैंने कवर किया था और मेरा ये अनुभव है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। प्रमोद महाजन जैसे लोग होते हैं जो कि खुल्लम खुल्ला अपनी बात बोल देते थे, या अमर सिंह जैसे लोग, लेकिन कुछ इस तरह से होते हैं। तो ये सूत्र के आधार पर चलता है। लेकिन यहाँ मामला सूत्र चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ था, और सूत्र का उपयोग सब करते हैं।
क्या जब लालू यादव की सरकार थी तो नहीं, वहाँ पर भी होता था, तो सूत्र का प्रयोग होता था। आपने जो जो पहला सवाल किया था उसका ये है कि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अवैध घुसपैठ अवैध क्या, घुसपैठ अवैध ही होता है। अगर घुसपैठ है, घुसपैठिए हैं तो उनको निकाला जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि चुनाव से 2 महीने या 3 महीने पहले अचानक आपको लगे कि अभी ये निकल जाएंगे और जैसे ही चुनाव होगा वो ख़त्म होगा आप सो जाएंगे, फिर अगले चुनाव के समय कुंभकर्णी नींद आपकी खुलेगी, तब तो सवाल पैदा होंगे ही। सुमित सर जी, पप्पू यादव साहब ने जो हमारे संवाददाता से बातचीत में जो कहा, हाँ बड़ा मामला है कि अगर सर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग उस तरह से फॉलो नहीं करता है तो विपक्ष को फिर ये चुनाव का बहिष्कार करने की भी उन्होंने एक सलाह दे दी है। आपकी क्या टिप्पणी इस पर? देखिए पप्पू यादव विपक्ष में कैसे नेता है जिनको विपक्ष भी पूरी तरह अपना नहीं मानता है। राहुल गांधी की रैली में उनको मंच पे नहीं बुलाया जाता है, चढ़ नहीं पाते हैं, सबने देखी तस्वीर है वो उस ट्रक के ऊपर। पर पप्पू यादव सांसद है भाई। पप्पू यादव ने तमाम बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को हराकर वो सीट जीती है इंडिपेंडेंट। उस वक्त जबकि 2 धड़े खुलकर आपस में लड़ रहे थे, उसमें उन्होंने अपनी जगह बनाई और वो सीट को निकाल के लाए। तो जो भी है सांसद है, प्लस वो उस सीमांचल के उन 4 जिलों में उनकी सीट भी आती है, पूर्णिया की भी, जहाँ पे मुस्लिम बहुल जिसको कहा जाता है और जहाँ पर ज़्यादातर SIR की प्रक्रिया चल रही है। तो अगर एक सिटिंग सांसद जो लोकसभा में बैठता है, आके जो पुराना नेता है, वो अगर इस तरह की बात कर रहा है कि SIR में अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला नहीं दिया या SIR की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई तो पूरे विपक्ष को चुनाव का बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहा है। ये अगर ये बात एक सांसद कह रहा है तो इस बात के पीछे कुछ ना कुछ वजह तो होगी। और वजह क्या है? सिर्फ इसीलिए कि उनके लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, नाम छाँट के जो उनका वोटर है या उनके पक्ष में वोट करने वाले लोग हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं जो उस इलाके में नहीं रहते थे, या उस इलाके में कुछ नए नाम ऐसे जोड़े गए जो अभी अभी पहुँचे हैं इसी 1 साल के दौरान, बीते 24 से 25 के बीच में। जो भी वजह है, ये एक गंभीर मामला है। और पप्पू यादव क्योंकि राजनीतिक आदमी है तो मैं उसको राजनीतिक आरोप से अधिक नहीं ले रहा हूँ, पर उन्होंने बात बहुत बड़ी की है। मैं इसलिए बड़ी बात कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में यही हुआ था। शेख हसीना ने कहने को चुनाव करवाए थे और चुनाव में पूरा का पूरा विपक्ष ने बॉयकॉट किया था, कोई विपक्षी पार्टी चुनाव में नहीं खड़ी, डमी कैंडिडेट खड़े करने पड़े। शेख हसीना को डमी कैंडिडेट खड़ा करके चुनाव दिखाना पड़ा कि चुनाव हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर भी वहाँ पहुँचे, अपने देश के लोग भी गए थे वहाँ, चुनाव आयोग के अधिकारी, और उसको शेख हसीना जीती, चुनाव जीत गई, राष्ट्रपति बन गई। आज से 1.5-2 साल पहले की बात है। प्रधानमंत्री बन गई। और उसके बाद वहाँ क्या हुआ, कितना बड़ा पब्लिक मूवमेंट खड़ा हो गया उनके उस कदम के खिलाफ कि आपने भाई विपक्ष को जगह नहीं दी, विपक्ष ने भी हवा भरी होगी, चाबी की होगी। तो ये चीज़ें ना पब्लिक को इंस्टिगेट करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, रोष दिलाती हैं। तो अगर पप्पू यादव की बात में वाकई में दम है तो चुनाव आयोग को उनको बुला के बिठा के समझाना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं, आप सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, आपकी बात में तथ्य नहीं है, गलत है, ये प्रक्रिया जेन्युइन चल रही है, ईमानदारी से चल रही है। ऐसा नहीं है कि नाम काटे जा रहे हैं, खास तबके के नाम काटे जा रहे हैं। ये उनको मुतमईन करना, सेटिस्फाई करना चाहिए चुनाव आयोग को। ये एक गोल्डन लीव देनी चाहिए। वरना सोचिए ना कितना हमारे देश में लोकतांत्रिक सिस्टम है, और लोकतांत्रिक सिस्टम में बड़ी क्लियर सी डेफिनेशन है कि कोई चुनाव लड़े ना लड़े, अगर एक भी वोट पड़ा और जिसके भी खाते में गया वो चुनाव जीता माना जाएगा। तो पप्पू यादव भले ही बॉयकॉट कर लें और बीजेपी, जेडीयू और या एनडीए चुनाव लड़ रहा हो और वो अगर चुनाव लड़े अकेले और जीत गए तो उनको जीता माना निर्विरोध जीतने का भी तो है। निर्विरोध जीता, ऐसा नहीं कि वोट पड़ना ही जरूरी नहीं, अगर आप निर्विरोध भी जीतते हैं लोग। तो ये कह के लोकसभा में तो केवल आप उकसाए ना लोगों को, इस बात को गंभीरता से पप्पू यादव को भी लेना चाहिए, और जो उनके विरोधी है, मतलब जिस चुनाव आयोग इस मामले में उनका विरोधी है, उनको इस पे उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। किसी को कोई आखिरी टिप्पणी? देखिए मुझे बस एक बात और कहनी है। देखिए जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत अभी विस्तार से चर्चा हुई, अभी सुमित जी ने भी बताया। देखिए जो चुनाव आयोग है, मुझे लगता है कि जो उसकी विश्वसनीयता है वो बहाल रहनी चाहिए। देखिए देश में जो जिस तरीके से अविश्वास का एक वातावरण बना है, आप देखिए पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं, कभी कोई लेटर लिखता है, अभी महाराष्ट्र चुनाव पे बड़े सवाल खड़े हुए चुनाव आयोग पे,
अब मुझे नहीं पता कि वो कितना सही आरोप है या कितना गलत आरोप है या तमाम राज्यों में। तो लेकिन देखिए जो इस देश का वोटर है उसके मन में ये विश्वास पैदा होना चाहिए कि हमारा वोट चोरी नहीं होगा। यानी अगर हमने जिसको वोट दिया है वो सही वोट गया है या हमारा नाम गलत तरीके से नहीं काटा जाएगा, तो मुझे लगता है कि या उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी वोट देने के वक्त। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी वातावरण है ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन को गलत नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आरोप लगा रही हैं उनके पक्ष में भी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्या है कि जो एक वातावरण देश में है, वातावरण बस संजय जी बस एक मिनट, जो वातावरण देश में है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस मामले को रिजॉल्व करना चाहिए और जल्द से जल्द देश की जनता के अंदर ये भरोसा होना पैदा नहीं होगा तो देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया जब से 2014 में कांग्रेस पार्टी हार गई और बीजेपी सत्ता में आ गई और प्रधानमंत्री मोदी बन गए। नहीं सर, आप बोल रहे थे, मैंने बीच में आपने ही कहा कि मत बोलिए। लोकतंत्र खतरे में पड़ गया जब उत्तर प्रदेश भाजपा जीत जाती है। लोकतंत्र सुरक्षित है जब तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाती है। लोकतंत्र सुरक्षित है जब वेस्ट बंगाल आपने किसी ने एक तबका नहीं, महाराष्ट्र में अभी आपने सवाल उठाया। महाराष्ट्र में भाजपा जीत गई, बड़ा सवाल उठ गया। इसके पहले वाले चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद सब साथ हो गए, एकदम लोकतंत्र सुरक्षित हो गया। तो लोकतंत्र वहीं उमर अब्दुल्ला की बात सुन लेनी चाहिए कि उमर अब्दुल्ला ने अभी जो कहा था, वो इंडिया अलायंस के अभी भी नेता हैं, उसमें शामिल हैं। उन्होंने अभी क्या कहा कि जब आप चुनाव हार जाते हैं जहां भी, उन्होंने अपने गठबंधन के साथियों को सलाह दी, मोस्ट प्रोमिनेंटली टू राहुल गांधी। तो ये एक वातावरण खड़ा हो गया। अरे वातावरण बनाने वाले चंद लोग हैं, वो हर चुनाव के बाद जब हारेंगे, ये वातावरण और माहौल तब तक खराब रहेगा जब तक केंद्र में भाजपा की सत्ता रहेगी और प्रदेश में भाजपा जीतेगी। जहाँ वो हार जाती है वहाँ एकदम माहौल टनाटन रहता है, कोई दिक्कत नहीं। यही इतना सवाल उठ रहा है। और बिहार में अगर वो जीत गई आरजेडी वाली अलायंस महागठबंधन, तो देखिएगा कोई सवाल नहीं उठेगा, फिर इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये वाला जो माहौल खड़ा हो गया है, फलाना हो गया है, चिल्लाना हो गया है, पप्पू यादव विरोध में, पप्पू यादव को क्यों इलेक्शन कमीशन को बुला के समझाना चाहिए? कोई ऊट पटांग कुछ भी कहेगा, इलेक्शन कमीशन मतलब सारा काम छोड़ करके यही बुला करके कहता है। उनकी पार्टी वाले उनकी नहीं सुन रहे हैं भाई, उनकी पार्टी वाले नहीं सुन रहे हैं। पार्टी ने टिकट नहीं दिया जहां ज्वाइन किए, है ना। अभी बेचारे माननीय सांसद हैं। अरे माननीय सांसद तो हैं भाई, कौन मना कर रहा है कि माननीय सांसद नहीं है? लेकिन माननीय सांसद की गंभीरता कितने गंभीर, बीजेपी की तारीफ करनी उनको नहीं बीजेपी की संजय जी करेंगे आप अच्छे नेता है वो, तब संजय जी पप्पू यादव जैसे बीजेपी की करेंगे आप तारीफ कर देंगे। नहीं, पप्पू यादव क्योंकि सांसद हैं, लेकिन पप्पू यादव के पर्सनालिटी का दूसरा पहलू भी देख लीजिए। बिल्कुल देख लीजिए, क्यों नहीं देखिए, वो पहलू देख लीजिए जरा, उनका इतिहास भी देख लीजिए, बाकी चीज़ भी देख लीजिए। मैंने पप्पू यादव को, अरे उनको कोई सीरियस, आपने शुरू में ठीक ही कहा था कि उनको अपने ही लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं भाई? इलेक्शन कमीशन और ज़्यादा एक एक आदमी को बुलाए, एक व्यक्ति के मन में भी अविश्वास हो। संजय जी आप तो बिहार से आते हैं, हाँ। आप ही बताइए, जो काम चल रहा है SIR का, उससे बिहार का व्यक्ति वोटर संतुष्ट है? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए। इसको छोड़ दीजिए, पप्पू यादव को, सुमित अवस्थी को, पूर्णेंदु को छोड़ दीजिए, आप अपनी बात बताइए। मैं आपके सवाल से सहमत हूँ, मतलब आपका जवाब जो आप सुनेंगे आपको लगेगा सेटिस्फैक्ट्री है कि मतलब लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर के आशंका है, लोग को परेशानी हो रही है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम सारा चीज़ उसका उल्टा ही, एक अभी वाला जो इशू आया कि फलाने चिलाने ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसलिए ये बहुत गलत एक्सरसाइज। बाकी प्रदेशों में भी नाम कटे हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस, तेलंगाना में जैसा लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं कि सारे 22 लाख वोट कटे, उसके बाद कांग्रेस जीत गई, तो एक्सरसाइज बड़ा अच्छा हुआ। तो ये वाला जो चीज़ है ना कि एक व्यक्ति के मन में भी अविश्वास रहे, तो इलेक्शन कमीशन को एकदम संतुष्ट करना चाहिए। अरे भाई कैसे करेगा? कितना बार कर चुका, हर कोर्ट में आप चले गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ वहाँ, इलेक्शन कमीशन 36 बार बुला चुका। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को शामिल करिए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा राशन, और साथ में ये कहा है कि अगर आप नहीं, अभी तक नहीं किया, अगर आप शामिल नहीं करेंगे, सलाह दी है, सलाह दी है कि अगर आप शामिल नहीं करेंगे तो आप लिखित में बताएंगे। तो समय आने दीजिए, फिर पता चलेगा। हालांकि तो कहीं ना कहीं सर गणना प्रपत्र है ना, देखिए गणना प्रपत्र में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि आधार नंबर ब्रैकेट में ऑप्शनल और एपिक नंबर तो है ही है, वो तो वो 2 ले रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने वो जो अश्विन से भी डिस्कशन जो हो रहा था, जो हमारा यहाँ इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, उनका कहना है कि 11 एग्जॉस्टिव नहीं है।
वो जो ER है वो उसको राइट होगा लोकल लेवल पे कि वो कैसे कर रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी आधार डॉक्यूमेंट के साथ जमा कर रहे हैं, राशन कार्ड जमा कर रहे हैं, तो वो जांच प्रक्रिया शायद 25-26 जुलाई के बाद जो होगी, 1 अगस्त को इनका ड्राफ्ट वाला आना है, उसके बाद होगी। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन हो सकता है कुछ लिबरल होगा उसके प्रति, और फिर जो एफिडेविट में है उससे- बिल्कुल भाई, ये लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंसेस जरूरी है ना, क्योंकि और वही अचानक- तो हो रहा है। कोई भी सुप्रीम नहीं है, किसी के पास भी अथॉरिटेटिव पावर नहीं है। इसीलिए तो ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का सिस्टम बनाया गया कि भाई तीनों एक दूसरे के ऊपर नज़र रखेंगे, तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस करेंगे, और वही हो रहा है। अगर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, किसी ने भी किए, मैं तो कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही है मान लीजिए, पर जनता की आवाज़ भी तो आ रही है ना। हम सब देख रहे हैं किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, किस तरह के लोग वहाँ से बोल रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं इस चीज़ से। तो उसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जो बात हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन पे बहुत भरोसा होता है। इलेक्शन कमीशन की ताकत को हम सब ने देखा है, लिंगदो के ज़माने में, शेषन साहब के ज़माने में, KJ राव साहब के ज़माने में, जिसका संजय जी जिक्र कर रहे थे। बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती थी भाई। तो इलेक्शन कमीशन को अपने उस 2005 अक्टूबर चुनाव से पहले 18 लाख से ज़्यादा वोट कटे थे, और कुछ नए जुड़े, तो फिर नेट 13 लाख का कम हुआ था फरवरी से अक्टूबर के बीच में। ये मतलब इलेक्शन उसका कमीशन परिणाम का क्या हुआ था? परिणाम ये हुआ था कि लालू जी हार गए थे, और नीतीश और बीजेपी की सरकार बनी। यूपी की सरकार थी, यूपी की सरकार राष्ट्रपति शासन के दौरान चुनाव ये सब हुआ ना, तो इस देश ने माना ना। तो भी तो मैं कह रहा हूँ कि बस ये चुनाव आयोग उसको मुतमईन कर दे। हम लोग कोई मशाल लेके थोड़ी निकले हैं, कोई जनता चुनाव आयोग के खिलाफ एजेंडा लेके थोड़ी चल रही है। मन में शक शुबा हुआ है, चुनाव आयोग से सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल रहा है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेटिस्फाई जवाब दें, लोगों के कंसर्न को एड्रेस करें। इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। तो आज की चर्चा में इतना ही है, चूंकि ये एक्सरसाइज इतनी बड़ी है। सॉरी, बीच में आप फिर क्लोजिंग कर लीजिएगा। एक शेर दिख गया मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र और चुनाव आयोग को के ऊपर फिट बैठता है। इस मौके पे बड़ा मौजू है कि अंधे को जब, शेर क्या मतलब किस्सा है, अंधे को जब दिखने लगता है तो वो सबसे पहले लाठी को फेंक देता है, वो लाठी जिसने जीवन भर उसको सहारा दिया था। तो लोकतंत्र और चुनाव आयोग का किस्सा कुछ ऐसे ही है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।